तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पर्यावरणीय समस्याएं क्या है। तो वो सभी प्रॉब्लम्स जो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती है या हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत प्रॉब्लम्स लाती है, उन सभी को हम पर्यावरणीय समस्याएं या इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स के अंतर्गत रखते हैं। अब इन्वायरमेंट जो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला जो हमारा पर्यावरण है, उसके अंतर्गत जब भी ह्यूमन के द्वारा देखिएगा, हम इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो इन्वायरमेंट के द्वारा क्रिएट नहीं होती। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नेचर क्रिएटेड होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, भूकंप है, ज्वालामुखी है, इसी प्रकार से फ्लड की सिचुएशन है यानी बाढ़ आना, या फिर हम बात करें ड्राउट की कंडीशन, सूखा पड़ना। तो ये जो सिचुएशंस होती है वह जो प्रकृति द्वारा इस अर्थ पर लाई जाती है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी यानी ये कितनी बार बाढ़ बार बार आ रही है, बार बार सूखा पड़ रहा है, बार बार भूकंप आ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है, यानी ह्यूमन या हमने उसमें कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न किया है। सबसे पहले हम पर्यावरणीय समस्याओं की एक रूपरेखा को समझते हैं कि पर्यावरणीय समस्या क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण जो हमारे लिए आवश्यक है। जैसे कि वेस्टर्न जो वर्ड है, जहां पर औद्योगिकरण या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है वैसे ही विभिन्न प्रकार की जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है वह क्रिएट होनी लग जाती है। हमने इन अब देखिएगा, पहले जिस प्रकार से देखा जाता है कि कोई कंट्री कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जो आकलन है वह इस आधार पर किया जाता है कि वह रिसोर्सेज का कितना अधिक यूज करता है। जो कंट्री जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेगी उसको उतना ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत माना जाता है। तो उस समय यूरोप और अमेरिका, इन दोनों ने न केवल अपने यहाँ पर जो मौजूद रिसोर्सेज थे उनका अंधाधुंध किया, बल्कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में जहां कहीं पर भी उनको रिसोर्सेज मिले उनका उन्होंने भरपूर दुरुपयोग किया। और यही कारण है कि वर्तमान में जितनी भी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है उनका सबसे पहला जो स्थान है वह इन यूरोपियन कंट्रीज को माना जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है। अर्बनाइजेशन बढ़ता है यानी शहरीकरण जब बढ़ती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ती है। वहां पर आप साउंड पोल्यूशन या अदर वाटर एंड एयर पोल्यूशन जैसी जो स्थितियां हैं वह देखते हैं, और ये सभी की सभी जो है वह मानव के लिए हानिकारक है। मानव के लिए हानिकारक है तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम जब तक नहीं होती जब तक ह्यूमन तक उसका प्रभाव नहीं पहुंचता। हम कभी नहीं सोचते हैं कि पशुओं को नुकसान होगा। समस्याएं उसी समय से उत्पन्न होती है जब उन समस्याओं का सामना ह्यूमन को करना पड़ता है। पेड़ काटने लगे और पेड़ों के काटने से हमारा जो सीजनल सिस्टम है कि बारिश कब होगी या सर्दियां कब तक पड़ेगी, ये सारा का सारा जो फिनोमिना है चेंज हो चुका है। ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। उन्होंने यानी मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए समुद्र, नदियों या जितने भी भूमिगत जल स्रोत हैं इन सभी को हमने पोल्यूटेट कर दिया है। जल की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी उसमें गुणात्मक ह्रास से जल संकट उत्पन्न हुआ, यानी पानी है लेकिन पानी या फिर तो खारा है या फिर कह सकते हैं कि वह अम्लीय प्रकार का है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने उसको खराब कर दिया। इसी प्रकार से जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, ओजोन डिप्लेशन से ये वातावरण जैसे खतरे उत्पन्न होने लगे हैं। अल्ट्रावायलेट रेज बिना किसी रुकावट के पृथ्वी पर पहुंचने लगी है। तो ये सारे के सारे हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स के अंतर्गत न केवल पेड़ पौधे कट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो लेवल है वह भी डिक्रीज हो रहा है, जितने भी जो वाटर बॉडीज है वह सारी की सारी पोल्यूटेट हो रही है। और इसके अलावा वाटर की जो कमी या क्या कह सकते हैं कि
वाटर हैजार्ड्स के रूप में देखा जा सकता है, या फिर एनर्जी हैजार्ड्स जो है उसके रूप में देखा जा सकता है। ये समस्याएं, और वर्ल्ड लेवल पर देखें तो जो ओजोन डिप्लेशन है ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है कहाँ से क्रिएट हो रही है? ह्यूमन के द्वारा। ह्यूमन ने अपनी आवश्यकताएं बढ़ाई है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिकरण बढ़ा है। औद्योगिकरण के साथ साथ पर्यावरण की जो समस्या है वो धीरे धीरे साथ साथ चलती रहती है। हम विभिन्न जो प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण और अतिदोहन, यानी बिना सोचे समझे हम पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि अगर हम इस प्रकार से दुरुपयोग करते रहें तो विभिन्न प्रकार की इन्वायरमेंट समस्याएं या प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होती रहेगी। हम जो प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, यानी हम, यानी आप और मैं इस प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, और हम अपनी आवश्यकता के लिए इस पूर्ण रूप से इस प्रकृति पर निर्भर है। फिर भी हम निरंतर प्रकृति के दोहन की बात करते हैं, यानी हमें पता है कि अगर प्रकृति सही नहीं रही तो मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी बिना सोचे समझे इनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्राकृतिक जो समस्याएं हैं उसकी जो जड़ है वह मानव है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इस प्रकार की इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स कब शुरू हुई, तो लगभग 1750 के आसपास जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, इंग्लैंड के अंतर्गत कपड़ा मिलें खुली, और वहीं से हम मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। जो काम पहले मानव करता था अब वही काम मशीनें करने लगी, और मशीनें के द्वारा करने के कारण डेवलपमेंट बढ़ा है। लेकिन मशीनों को चलाने के लिए अब देखिएगा कि जो कंजप्शन है, यानी रॉ मटेरियल मशीनें ज्यादा चल रही है तो ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन मशीनों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक स्पीडली रैपिडली होता है। कंजप्शन जो रिसोर्सेज का हो रहा है, यानी जो प्राकृतिक संसाधनों का हम कच्चे माल के तौर पर जो उपयोग करेंगे, वह जो उपयोग है वह ज्यादा हम तेज गति से करने लगे। तो इस प्रकार से जो उद्योग है, यानी जिसके पास जितने ज्यादा उद्योग है वही राष्ट्र जो है वह विकास और समृद्धि की प्रतीक बन गए। यानी अमेरिका और यूरोप, यानी कोई देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, उसका जो आकलन है, यानी कोई विकसित राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र है, इसका आकलन कैसे किया जाने लगा कि उसके पास उद्योग कितने, जिसके पास ज्यादा उद्योग है, जो ज्यादा रिसोर्सेज का उपयोग कर रहा है, उसको डेवलप्ड कंट्री माना गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हर देश जो है अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने लगा, और धीरे धीरे औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण भी बढ़ने लगा, और नगरीकरण के साथ साथ कह सकता है कि साथ साथ में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से पृथ्वी का स्वरूप बदलने लगा। यानी आर्थिक विकास हुआ, लोगों का सामाजिक विकास हुआ, सांस्कृतिक विकास भी हुआ, राजनीतिक विकास हुआ, यानी पृथ्वी जो पहले हरी भरी सी दिखाई दे रही थी वहां पर अब कंक्रीट के जंगल देखने को मिलता है, बिल्डिंग और धुआं के गुबार देखने को मिलते हैं। औद्योगिक प्रक्रिया में हम विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में, और इस कच्चे माल को तैयार करने के लिए हम कोयला और पेट्रोलियम को हम जलाते हैं, और इसके कारण, यानी कोयला और पेट्रोलियम के जलाने के कारण हम वही कई प्रकार के प्रदूषणों को जन्म देते हैं। एक फैक्ट्री की अगर बात करें तो फैक्ट्री के अंतर्गत केवल धुआं ही नहीं निकलता, बल्कि उस मशीनों के बाद जो कह सकते हैं कि जो कच्चे रिसोर्सेज है या कच्चा माल है उसकी धुलाई के अंतर्गत, या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों के जो वाटर, यानी वो लिक्विड फॉर्म के अंतर्गत भी कह सकते हैं कि बहा दिया जाता है। तो गंदे नालों के माध्यम से इस प्रकार की डिस्प्यूरिटीज जो है वह उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा मानव अपने क्रियाकलाप के द्वारा पृथ्वी के विभिन्न रूपों में परिवर्तन करता है। जितने भी प्रकृति ने जो संसाधन हमें दिए हैं उनका हम बिना किसी सोच समझ के, बिना प्लानिंग के, बिना थॉट के हम उसको दोहित करते हैं और पर्यावरणीय समस्या को उत्पन्न करते हैं। नुकसान पहुंचाया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जैसे कि हमें कृषि का विकास करना पड़ा। अब कृषि का विकास हमें क्यों करना पड़ा? तो हमारे पास जो बढ़ती जनसंख्या थी, इस जनसंख्या के पालन पोषण के लिए हमें खाद्यान्न चाहिए था या फिर प्रोडक्शन चाहिए था, तो हमने कृषि का विकास किया। कृषि का विकास
उन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना था जो तेज गति से बढ़ रही थी। अब खेती के लिए जमीन नहीं थी तो हमने क्या किया, पेड़ों को काटा और पेड़ों को काट कर वहां पर खेती करने के लिए हमने जमीन तैयार की। तो इस प्रकार से हमने पेड़ों को लगातार काटना प्रारंभ किया। सिंचाई सुविधाओं का विकास किया, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए हमने जितने भी जो वाटर बॉडीज है या वाटर रिसोर्सेज है उनका हमने अंधाधुंध तरीके से दोहन किया। यानी खेती के अंतर्गत आपको पता है कि हमें पानी की आवश्यकता थी, उस पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ट्यूबवेलों के माध्यम से या कुओं के माध्यम से इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमने पानी का भी दोहन किया। आर्थिक विकास को कभी संतोष नहीं जताया, यानी वह अभी भी चुप नहीं हुआ है कि हाँ पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, अब मुझे किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं करना, और चलकर आगे आगे वह औद्योगिक विकास को करता रहा, जिससे संसाधनों का हम दुरुपयोग लगातार करते रहे। औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके साथ अर्बनाइजेशन भी बढ़ता गया। प्राकृतिक और सामाजिक समस्या उत्पन्न की। प्राकृतिक समस्याओं का अर्थ हुआ कि यहाँ पर धुएं की समस्या या अपशिष्ट जल की समस्या या फिर ध्वनि प्रदूषण, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर कूड़े कचरे की जो समस्या है, ये सारी की सारी प्राकृतिक समस्या है। लेकिन सामाजिक समस्याओं की बात करें तो अनैतिकता, चोरी, डकैती, जुआगर, शराब, ये सारी की सारी जो सामाजिक विकृतियां हैं वह नगरीकरण की देन है। और नगरीकरण किसकी देन है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण किसकी देन है? बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है वह धीरे धीरे खत्म होने लगा या फिर समाप्ति की ओर बढ़ता गया। दीर्घ काल में पुनः पूरित संसाधनों को लघु अवधि में प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग में लिया गया, यानी ऐसे संसाधन जिन्हें हमें लंबे समय तक काम में लेना था, यानी हम कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन चाहते थे, और इस दिशा के अंतर्गत हमने जितने भी जो संसाधन थे उनको हमने बिना सोचे समझे उपयोग किए और उसको हमने इस सीमा तक पहुंचा दिया कि अब वो सुधरने या सुधारे नहीं जा सकते। जैसे कि अब शुरुआती दिनों की बात करें तो प्रकृति की सहन सीमा के केंद्र थे, यानी जितने भी जो संसाधन थे वो जितना हम जिस प्रकार से जिस स्पीड से हम उसको काम में ले रहे थे, तो सोचा जा रहा था कि हाँ कोई बात नहीं, इस स्पीड से चलेंगे तो ये समाप्त नहीं होंगे। लेकिन जब बाद में, यानी अभी जैसे कि हम कार्बन निकालते हैं या कार्बन जो फैक्ट्री से निकलता है या विभिन्न वाहनों से निकलता है, तो उस कार्बन को सोखने के लिए हमारे पास पर्याप्त वन थे कि वो कार्बन को सोख लेंगे। लेकिन अभी हमने डिफोरेस्टेशन से पेड़ों को इतना ज्यादा खत्म कर दिया है कि वो कार्बन जो है जो इन फैक्ट्रियों से निकल रहा है वह अवशोषित नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम पेड़ को काट चुके हैं या फिर हमने कार्बन का उत्सर्जन है, इमिशन और कार्बन जो है वो हमने बढ़ा दिया। तो जीव मंडलीय यानी जो हमारा बायोस्फीयर की जो कैपेसिटी है उसकी क्षमता से वह बाहर हो गया, और ऐसी स्थिति में हम कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं को अभी वर्तमान के अंतर्गत देखते हैं। तो कौन कौन सी समस्या है? तो देखिएगा, जैसे कि हमने अगर ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ओजोन डिप्लीशन है, एसिड रेन है। ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो है जो वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिलती है। यानी इस इन समस्याओं के अंतर्गत न केवल और केवल भारत या यूएसए का हाथ नहीं है, पूरे पूरे विश्व के जितने भी जो देश है उन सभी देशों का कुछ न कुछ यहाँ पर उनका योगदान जो है वह इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दर से वनोन्मूलन हुआ, यानी कहीं पर लकड़ियां तेज गति से काटी गई, कहीं पर धीरे धीरे काटी गई। तो जब पेड़ों को काटा गया तो उससे हमारे जलवायु के अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिला, यानी क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है वह डिफोरेस्टेशन के साथ देखने को मिली। भारत की बात करें तो भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो उस समय सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य था वह आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। आर्थिक लक्ष्यों का प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि अंग्रेज जो है हमारे सामने ऐसी इकोनॉमी को छोड़ गए थे कि उसमें सरवाइव करना कठिन था। तो उसको डेवलप करने के लिए हमें जरूरत थी कि हम रिसोर्सेज का अधिक से अधिक उपयोग करें, और यही इसका परिणाम रहा कि भारत में भी इसी प्रकार की पर्यावरणीय समस्या देखने को मिली। भारत की अगर पर्यावरण समस्याओं की बात करें तो डिफोरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन और विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वन्य जीवों का विनाश हो रहा है,
हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफी नीचे चला गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन जो गतिविधियां है या जो इंटरफेरेंस है उसके कारण पर्यावरण के प्रति जो अविवेकपूर्ण दोहन की जो प्रवृत्ति है, उसका जो नेचर है कि हम प्रकृति के जितने भी जो संसाधन है वह मनुष्य के लिए खुद है। यानी इसकी प्रकार की एक अप्रोच को हमने पढ़ा था पहले, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार यानी टेलियोलॉजिकल जो अप्रोच है वह इस प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अपना रोल निभाती है। और इसी प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स आती है। तो पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें तो सबसे पहला है जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ होता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण यानी ब्लैंकेटिक इफेक्ट जो शुरू हो जाता है, उससे भारत या जो पृथ्वी की जो सतह है वहां पर प्रोग्रेसिव वार्मिंग यानी धीरे धीरे वह कह सकते हैं पृथ्वी का जो वातावरण है वह धीरे धीरे गर्म होते रहता है, तो उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को ब्लैंकेट इफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह इनकमिंग सोलर रेडिएशन जिसे इंसोलेशन कहा जाता है, इंसोलेशन को वह आने देती है, लेकिन जो आउटगोइंग जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है यानी रात में जब पृथ्वी वापस ठंडा होने के लिए अपने अंदर जो रेडिएशन है, अपने अंदर जो हीट है उसको वापस वह छोड़ती है, तो उस छोड़ी गई हीट को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत यानी वातावरण के अंतर्गत उसको रोक लेती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है वह धीरे धीरे यानी हमारा जो वातावरण है वह धीरे धीरे गर्म होता है। तो ऐसी स्थिति को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहता है। अब हीट को जितने भी एब्जॉर्ब करने वाली जो गैसेस होगी वो सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत रखी जाती है, यानी हीट को वो एब्जॉर्ब करती है, अपने साथ स्टोर रखती है। तो CO2 है, वाटर वेपर्स है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स है, ये सारी की सारी जो गैसेस है यह हीट को एब्जॉर्ब करती है। और हीट को एब्जॉर्ब करने यानी जैसे कि लिखा हुआ है कि पृथ्वी से बाहर जाने वाली दीर्घ तरंगों यानी जो लॉन्ग वेव्स है उसको एब्जॉर्ब करती है, और इस कारण हेलोजेनिक गैसेस जो है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC गैस जिसे कहा जाता है वह भी इसी के अंतर्गत शामिल की जाती है। यानी ये सभी वो गैसें हैं जो पृथ्वी के द्वारा छोड़े गए जो हीट है या छोड़ा गया जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जिससे वह अपने हीट बजट को कंट्रोल रखती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। पढ़ते हैं आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ गैसें वायुमंडल में प्रवेश करने वाले तापमान को कह सकते हैं कि रोक लेती है, उससे हमारा जो वायुमंडल का जो तापमान है वह बढ़ने लगता है। तो विश्व में सामान्य जो तापमान है वह बढ़ जाता है, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या ग्रीन हाउस कहते हैं। अब ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस का उपयोग तापमान यानी जहां पर कम तापमान होता है वहां पर उसे नॉर्मल बनाए रखने के लिए हम ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कम रोशनी आती है या दिन में बहुत कम सूर्य की रोशनी आती है, वहां पर हम इस प्रकार के घर बनाते हैं कि आने वाली जितनी भी इंसुलेशन है उसको हम यहाँ पर स्टोर रखें और वापस लौटने नहीं दें। ये तो होता है आर्टिफिशियली तरीके से, लेकिन कृत्रिम या फिर कह सकते हैं जब CO2 के कारण इस प्रकार का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि अनेक देश जहां पर तापमान कम होता है या तो वहां पर वो क्या करते हैं कि अपने छोटे छोटे जो खेत होते हैं उसको एक आवरण से यानी उस पर एक शीट लगा देते हैं, ग्रीन शीट लगा देते हैं या फिर वह एक पॉली शीट लगा देते हैं, जिससे वहां का जो टेम्परेचर है यानी इनकमिंग तो हो जाता है यानी आ तो जाता है टेम्परेचर लेकिन वापस लौट नहीं पाता है, ताकि एक फसल को उत्पादित करने के लिए उसको जितना भी टेम्परेचर चाहिए था वह टेम्परेचर मेंटेन रहे। लेकिन अभी इस ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का जो प्रयोग है वह हम वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो तापमान में वृद्धि करता है, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अपना इकोसिस्टम के अंतर्गत कई प्रकार की प्रॉब्लम्स इसी से जनरेट होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो हम परिभाषाओं की बात करें, वायुमंडल का गर्म होना, क्योंकि पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को कुछ गैसें जो है सोख लेती है, ऐसा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत कहा गया। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वायुमंडल का गर्म होना है। क्यों गर्म होती है? कि वह पृथ्वी से निकलने वाली जो गर्मी है
उस गर्मी को यह वापस शून्य के अंतर्गत लौटने नहीं देती है और यह इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी परिभाषा जो है, वायुमंडल की निचली सतह यानी जो क्षोभ मंडल है उसका सूर्य की गर्मी को संधारित करते हुए यानी उसको स्टोर करते हुए पुनः परिवर्तन यानी रीट्रांसफर करना नहीं करने के कारण यानी वह वापस पृथ्वी की ओर ही लौटा देती है और उससे जो वायुमंडल गर्म हो जाता है तो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ऐसा फिलिप्स जियोग्राफी डिक्शनरी के अंतर्गत लिखा गया है। गुडी और अन्य की एक छोटी सी परिभाषा है, वायुमंडल के तापमान में कतिपय गैसों की उपस्थिति से परिवर्तन आ जाता है, यानी वायुमंडल के अंतर्गत ऐसी गैसें आ गई हैं जिससे वायुमंडल का जो तापमान है वह बढ़ गया है, तो उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह पृथ्वी पर एक कवच के रूप में कार्य करता है। यूवी या अन्य जो हानिकारक जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है उसको पृथ्वी पर आने से ये बचाता है। पृथ्वी पर विभिन्न धूल गैसें CO2 या दूसरी जो ग्रीन हाउस गैस है, धूल के कण, वाटर वेपर्स, जल राशियां, हिम, भूमि आदि सूर्य के ताप को नियंत्रित करती हैं यानी कंट्रोल करती हैं, लेकिन इनका जो बैलेंस है वह बिगड़ जाता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यहाँ पर तापमान बढ़ने लगेगा। तापमान में तनिक भी वृद्धि न कल केवल विश्व पर्यावरण अपितु संपूर्ण जीव जगत को ये प्रभावित करती है। क्या होता है, जैसे कि जो उद्योगों से निकलने वाला धुआं या ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स है उनसे निकलने वाला जो धुआं है, तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तापीय ऊर्जा को वायुमंडल से वापस बाहर जाने पर रोक लेती है और उस कारण तापमान धीरे धीरे बढ़ना लगता है। जो इंफ्रारेड वेव्स हैं ये परिवर्तित होकर वायुमंडल की गैसों को बादलों के अंतर्गत बदल देती है और इसके कारण कह सकते हैं कि एक सामान्य तापमान जो बना रहना चाहिए वह बिगड़ने लगता है, तापमान में अंतर आने लगता है और इस तापमान के अंतर्गत यानी वायुमंडल का जो तापमान है वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। कौन कौन सी गैसें हैं, तो गैसों की अगर बात करें तो बहुत सारी गैसें हैं, शॉर्ट में हम देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए या हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी की सारी गैसें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग रहता है इन गैसों का उनमें से केवल 4 जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। चलिए हम इन 4 गैसों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इम्पोर्टेंट है। कहाँ से निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, आग बुझाने के लिए करते हैं। और जितने भी हमारे जो कार्बोनेट पेय है यानी हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी पीते हैं उसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। और औद्योगिक क्रांति से पहले इसकी मात्रा 0.009 थी और अभी की बात करें तो 0.037% हो रखी है। कारण क्या है कि हम जितने भी फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाते हैं या फिर कोयला जलाकर जब हम बिजली उत्पादित करते हैं या जितने भी हमारे जो व्हीकल्स है या उद्योगों के अंतर्गत कह सकते हैं जो धुआं निकलता है या जंगलों के अंतर्गत जो आग निकलती है या डीजल का जो अधिक प्रयोग है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के समय, ये सभी जो कारण है उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है जन्म लेती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ता है। दूसरा गैस जो है वह है मीथेन। मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलती है। कहाँ से आती है, तो मीथेन गैस के प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारक है। प्राकृतिक रूप से कहाँ से आती है, जो नम भूमि यानी कह सकते हैं जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स या धान की कृषि यानी जहां पर पानी भरा रहता है, धान की कृषि यानी चावल की खेती के अंतर्गत भी पानी भरा रहता है, वहां से पशुओं के द्वारा जब जुगाली की जाती है उस समय भी मीथेन निकलती है। खनन और गैस ड्रिलिंग यानी गैस से या फिर जो माइनिंग सेक्टर है वहां से निकलती है। जीवांश जलाने से यानी जितने भी जीवों के अंश हैं अगर उनको अगर हम जलाते हैं तो उनके अंदर की मीथेन बाहर निकलती है। दीमक भी
मीथेन का उत्सर्जन करती है भूमि के पाटने से, यानी अगर हम कह सकते हैं कि खेत को, भूमि को हम कह सकते हैं उलट पुलट करते हैं, तो उस समय भी कह सकते हैं कि मीथेन निकलती है जो कि जमीन के अंतर्गत होती है। सागर और ताजा पानी या उसके उत्सर्जन के प्रमुख कारण है, यानी ये सारे के सारे नेचुरल तरीके से यहाँ पर मीथेन निकलती है। मीथेन गैस जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक वायुमंडल को गर्म करती है, यानी CO2 से भी काफी खतरनाक जो गैस मानी जाती है ये मीथेन मानी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये कहां से निकलती है, तो उष्णकटिबंधीय मृदा यानी जो ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत जो सॉइल पाई जाती है उसके अंदर जितने भी जो वेटलैंड्स के फॉरेस्ट है वहां से, सवाना के अतिरिक्त छोड़ दिया जाए तो नाइट्रोजन उर्वरक यानी जो यूरिया है उसके द्वारा भूमि उपयोग में जब हम परिवर्तन करते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन का चेंज, बायो अंश यानी जीवों के अंश को जलाने या फिर पेड़ों को काटने के कारण इस प्रकार की यह गैस जो है वह बढ़ती है और इस नाइट्रस ऑक्साइड से हमारी ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचता है। लास्ट जो है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC गैस कहा जाता है। CFC गैस कहाँ से आती है, तो फ्रियोन जो है हमारे रेफ्रिजरेटर के अंतर्गत काम ली जाती है, जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उसके अंतर्गत काम में ली जाती है, आग बुझाने के उपकरणों के अंतर्गत CFC गैसों का प्रयोग किया जाता है, हमारी जो कॉस्मेटिक जितने भी जो सामग्री है वहां पर CFC गैसों का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक और फोम उद्योग के अंतर्गत भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है और ओजोन डिप्लेशन में सबसे बड़ा रोल रहता है इसी गैस का रहता है। अन्य गैसों की बात करें तो अन्य गैसों के अंतर्गत हम देखेंगे अन्य गैसों के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और ये दूसरी गैसें देखने। अब इसके प्रभाव क्या है, तो हमारी जलवायु के अंतर्गत परिवर्तन होगा, सी लेवल इंक्रीज होगा यानी सागर तल का बढ़ोतरी होगी। क्यों बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वायुमंडल का तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और ग्लेशियर्स ज्यादा पिघलेंगे तो सी वाटर के अंतर्गत जो इंक्रीमेंट होगा और सी जो लेवल है वह इंक्रीज होगा और समुद्र के आसपास रहने वाले जितने भी जो शहर है वह डूबने लगेंगे, इकोसिस्टम सब पर प्रॉब्लम्स आएगी, एग्रीकल्चर पर भी इसका प्रभाव रहेगा और ओजोन डिप्लेशन के अंदर भी इसका रोल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से न केवल मानव बल्कि हर प्रकार से कह सकते हैं इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, तो प्रयासों की बात करें तो जितने भी फॉसिल्स फ्यूल्स हैं उनके उपयोग में हम थोड़ी सी कमी लाए, जितने भी जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, फॉरेस्टेशन यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों को हम स्ट्रांगली लागू करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लगाएं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाले जितने भी जो उद्योग है उनको हम कंट्रोल करें, विकसित देशों द्वारा तकनीकी विकास से नियंत्रित यानी जो विकसित देश है वह इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को दूसरे विकासशील देशों को दे कि ताकि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। तो इस प्रकार से वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करके हम इस प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं, यानी ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्रॉब्लम्स के रूप में मानी जाती है। केवल भारत नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक देश इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं।